वेलकम बैक। आज से हम क्लास 11th की एनसीईआरटी भूगोल विषय की शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जो बुक शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत भौतिक पर्यावरण। तो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जो बुक है उस बुक का फर्स्ट लेसन आज हम शुरू करेंगे, जो है भारत स्थिति, इंडिया, लोकेशन, चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है। चलिए, पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले की कक्षाओं में हम इंडिया का मानचित्र देख चुके हैं। अब इसका अक्षांशीय लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हमें बताना है। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? तो अभी देखेंगे क्या है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स देखें तो किस तरीके से 12 समुद्री मील को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। एक मानक मील बराबर इतना इंच। ठीक, एक मानक मील बराबर इतना इंच, समुद्री मील बराबर इतना, और एक मानक मील बराबर इतना किलोमीटर। इस तरीके से डिवाइड किया गया है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो आप 30 डिग्री लगभग 30 डिग्री है, तो उसके अक्षांश और देशांतरी की अगर आप डिवीज़न निकालेंगे तो 30 डिग्री का इसमें निकलेगा। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। अतः इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है कि अक्षांशीय देशांतरी तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। तो ये हम देख लेंगे। चलिए, यह यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो अक्ष देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 111.23 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, आगे को बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भाग में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा होता है। तो भारत की अगर हम पूर्वी और पश्चिमी हिस्से, ये सारी चीज़ें नीचे क्लियर होंगी। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्से की बात करें तो 2 घंटे का वहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक याम्योत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है और तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियाँ एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों के नाम लिखिए जिनमें याम्योत्तर जिनमें से ये मानक याम्योत्तर गुजरती है। तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से होते हुए गुजरती है।
तो बॉक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसे भी देख लेते हैं। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामी उत्तर 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी यामी उत्तर को भारत की मानक यामी उत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक समय हैं। तो ये है इंडिया का मैप। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ईस्टर्न पॉइंट ये है सबसे ज़्यादा। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये है, नदर्न मोस्ट पॉइंट ये है और सदर्न मोस्ट पॉइंट ये है आपका। ठीक, तो जो हमारी ग्रीनविच जो इंडियन मीन टाइम लाइन जो लाइन जाती है वो इस तरीके से जाती है। ठीक, तो ये हो गया इंडिया का मैप। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये वर्ल्ड में इंडिया की स्थिति दिखाता है। एक बार इसको थोड़ा सा हम उस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिखा दे। ठीक, ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए हमें। तो इंडिया का मैप इस तरीके से भी आप समझने के लिए समझा जा सकता है। ठीक है ना। इसको एक बार ये, तो यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं इंडिया की। ये लोकेशन है इंडिया की। इंडिया के दक्षिण में आप देखें तो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। ठीक, वेस्टर्न हिस्से में अरब सागर, ईस्टर्न में बंगाल की खाड़ी, म्यांमार, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान का शहर है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अरल सागर, कजाकिस्तान, काला सागर, टर्की, साइप्रस, सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, खाड़ी, यमन, ओमान, सूडान, मिस्र, लीबिया, युगांडा, अफ्रीका, इथियोपिया, केन्या, तंजानिया, सोमालिया, जायरे, इंडोनेशिया, ये सब पड़ोसी देश हैं। ठीक, तो दोबारा से इसे देखते हैं हम एक बार। बहुत इजी है ये चैप्टर, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें कुछ होंगी इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये भारत की स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत के से बड़े देशों के नाम याद हैं? तो ये बात बतला है कि भारत से बड़े देश जो क्षेत्रफल में है उनके बारे में भी जानकारी आपको होगी क्लास 9th के आधार पर। आकार जो है, स्ट्रक्चर इंडिया का, साइज, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणी, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपने अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल है। तो पहाड़ी दर्रे इसमें बताए गए हैं, कुछ कुछ नाम बताए गए हैं। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय मार्ग में आएंगे।
भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर तक पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देश, इंडिया एंड हिज नेबरिंग कंट्री। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 में हम देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक, देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है, जो और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति को वजह से ही भारत सामुद्रिक वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। श्रीलंका, मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं। भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट करें। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतरक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? तो ये चीज़ें आपकी खत्म हुई। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, तो 11th क्लास की ज्योग्राफी आपकी शुरू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख कर बताएं। और तब तक के लिए जय हिंद।